हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। तो आज कवर करने वाले हैं कंप्लीट 22 डेज 22 चैप्टर्स का लेक्चर सीरीज 6 को, मतलब डे 6 तक पहुंच चुके हैं, है ना। डे 1 से इस क्लास को स्टार्ट किए गए थे, जिसमें से कंप्लीट पॉलिटी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी के रेस्पेक्ट में आज जो है कवर करने वाले हैं लेक्चर सीरीज 6 को, डे 6 को। बाकी एज यूजुअल क्लास का जो पीडीएफ है सब टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ एग्जाम जर्नी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो व्हाट्सएप वहां पे कर सकते हैं। दो नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं, एक इंक्वायरी नंबर है, एक व्हाट्सएप नंबर है। तो व्हाट्सएप नंबर में मैसेज जो है यहाँ पे कर सकते हैं। कल के क्लास से इसको लिंक करूंगा कि एक्चुअल में, क्योंकि जो सिटीजनशिप टॉपिक है ना, अपने लेवल में एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखोगे तो उतना बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन हाँ वेटेज यहाँ पे अच्छा खासा रहता है। क्वेश्चंस अगर यहाँ से आता है तो रफली मतलब सॉल्व कर लोगे, इतना श्योरिटी होता है। अगर सिटीजनशिप को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाओगे और यहाँ से अगर क्वेश्चंस आता है तो श्योरिटी होता है कि सॉल्व हो ही जाते हैं। क्योंकि जिस तरीके से अभी रिसेंटली क्वेश्चंस पूछे गए थे, चाहे वो सीडीएस का हो, चाहे सिविल सर्विस का हो, चाहे असिस्टेंट कमांडेंट का हो, तो इजीली हैंडलेबल है ना, हैंडल हो जाते हैं। तो उसको लेके कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए एज सच, ठीक है। कल के क्लास से मैं थोड़ा सा इसको रिलेट करूंगा। रिलेट करने से पहले मैं ये बता दूं कि एक्चुअल में सिटीजनशिप का मीनिंग क्या होता है ना। जब सिटीजनशिप पता रहेगा उसका मीनिंग क्या होता है, तभी तो आगे जो है हैंडल कर पाएंगे। सिटीजनशिप का सिंपल सा मीनिंग होता है कि ये डिनोट करता है कि एक्चुअल में हम लोग कोई भी कंट्री है तो उस कंट्री का हम लोग एक मेंबर है, दैट्स इट। इसके अलावा ये और कुछ डिनोट नहीं करता, है ना। सिटीजनशिप का सिंपल सा मीनिंग वही होता है कि हम ये बताते हैं कि भाई, जैसे कि अगर हमारे पास इंडिया का सिटीजनशिप है तो ये डिनोट करता है कि हम जो है इंडिया के मेंबर हैं, इंडिया के रहने वाले हैं, है ना, इंडिया में रहते हैं। लेकिन सिटीजनशिप देखो हर एक स्टेट का, हर एक कंट्री में मैटर करता है, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स में मैटर करते हैं। कुछ कंट्री ऐसा लोग है जिसमें से जो है सिंगल सिटीजनशिप को फॉलो किए जाते हैं। मतलब सिंगल सिटीजनशिप बोलने का मतलब ये है कि वहां पे केवल एक ही सिटीजनशिप होंगे। कुछ कंट्री ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप को यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं। डुअल सिटीजनशिप हो गए एग्जांपल, जैसे कि यूएसए। यूएसए में जाओगे तो यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप चलता है। कैसे डुअल सिटीजनशिप? कि क्योंकि यूएसए कल के क्लास में डिस्कस किए थे ना कि यूएसए एक फेडरल नेशन है, फेडरलिज्म को फॉलो करते हैं, जिसमें से एग्रीमेंट होके जो 22 स्टेट्स वहां पे हैं वो आपस में मिलके जो है यूनियन बनाए हुए हैं, फेडरल बनाए हुए हैं। तो एक सेंट्रल का सिटीजनशिप हो जाएगा और दूसरा जो है पर्टिकुलर जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसका। सिंगल सिटीजनशिप में अगर एग्जांपल लोगे तो इंडिया हो गया। इंडिया जो फॉलो करते हैं वो सिंगल सिटीजनशिप को फॉलो करते हैं। तो सिटीजनशिप बोलने का मतलब ये है कि नॉर्मल हम लोग ये बताते हैं कि उस देश के रहने वाले हैं। अब ये डुअल सिटीजनशिप भी हो सकते हैं, सिंगल सिटीजनशिप भी हो सकते हैं। अब ये भी डाउट होगा कि क्या ट्रिपल सिटीजनशिप भी होते हैं क्या? तो ट्रिपल सिटीजनशिप नहीं होते, बस दो ही कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़ने अपने को, सिटीजनशिप जिसमें सिंगल और डुअल सिटीजनशिप। कल के क्लास में हम लोगों ने क्लियरली डिस्कस किए थे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी को। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी को जो है कल के क्लास में ठीक से डिस्कस कर चुके थे। तो यहां तक पहुंच चुके थे कि यूनियन और इट्स टेरिटरी तक। अब भाई जब यूनियन के बारे में पढ़ रहे हैं तो किस तरीके से जो है सिटीजनशिप वहां पे एक्वायर होता है। अगर मैं जो है अदर देश का नेशन, अदर देश में रहने वाला हूं, क्या मैं इंडिया में आ सकता हूँ? इंडिया में आऊंगा तो क्या मेरे को सिटीजनशिप लेना पड़ेगा? अगर किसी को इंडिया का सिटीजनशिप लेना होगा तो वो क्या करेंगे? अगर सिटीजनशिप को टर्मिनेट करना होगा तो वो लोग कैसे करेंगे? किसके बेसिस में जो है सिटीजनशिप इंडिया में ग्रांट किए जाते हैं? तो हर एक रेस्पेक्ट को जो है अपने को यहाँ पे कवर करना है। क्योंकि टेरिटरी तक तो बात कर चुके थे, अब बात करते हैं उस टेरिटरी में रहने के लिए क्या क्या अपने को जो है रिक्वायरमेंट होता है। सीधा मैं एक काम करता हूँ, डायरेक्टली जो है हम लोग बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस में, कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में ऐड किए गए हैं कि अपने को जो है सिटीजनशिप मिल सकता है, उस सिटीजनशिप को हम लोग एक्वायर कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले आर्टिकल वाइज इसको डिस्कस करेंगे। पार्ट सेकेंड में जब जाओगे, पार्ट सेकेंड में आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11, ये पूरा आर्टिकल जो है इसी सिटीजनशिप के बारे में ही एक्सप्लेन करते हैं। इसी सिटीजनशिप के बारे में एक्सप्लेन करते हैं आर्टिकल 5 टू 11, जिसमें से यहाँ पे सिटीजनशिप के बारे में बताते हैं।
और सिटीजनशिप एक्चुअल में जब कमेंस किए गए थे ना, वो 26 जनवरी 1950 को कमेंस किए गए थे। अब ये डेट आई थिंक जो है याद आ रहा होगा। अगर याद नहीं आ रहा है मतलब बेसिक्स यहाँ पे कमजोर है, मतलब क्लास को ठीक से नहीं देखे होंगे, है ना। क्लास को नहीं देखे होंगे तो ये नहीं बन रहा होगा। अगर क्लास को अच्छे से कवर किए होंगे तो ये इजीली समझ आ रहा होगा कि यही तो दिन था जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनली इंप्लीमेंट किए गए थे। तो जिस दिन से कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट किए गए थे वही डे से, उसी दिन से जो है यहाँ पे स्टार्ट हो गए थे सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई परमानेंट लॉ ऐसा डिटेल यहाँ पे नहीं बताए गए थे, बल्कि बाद में जब जो है अमेंडमेंट किए जाएंगे, और मल्टीपल अमेंडमेंट हुए हैं। क्वेश्चन यहाँ से अगर आएगा कि कितने टाइम्स यहाँ पे अमेंडमेंट किए गए हैं सिटीजनशिप को, तो मल्टीपल अमेंडमेंट यहाँ पे डन किए गए हैं रिसेंटली, जैसे कि अभी 2019 में इसको अमेंड किए गए थे। इसके बारे में डिस्कस करूंगा कि 2019 में जो है कैसे क्या अमेंडमेंट किए गए थे। तो सबसे पहले जो आर्टिकल 5 है ना, ये बताता है कि सिटीजनशिप जो है कब से कमेंस हुए गए थे, जिसमें से यहाँ पे डोमिसाइल इन इंडिया और एनीवन, मतलब यहाँ पे क्या है कि जब कमेंस किए गए थे, जब स्टार्टिंग में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन जैसे इंप्लीमेंट हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो वहां से सिटीजनशिप स्टार्ट हो गए थे। लेकिन उस समय भी कुछ ऐसे पर्सन रहे हैं जिसको सिटीजनशिप नहीं मिला। क्यों सिटीजनशिप नहीं मिले, तो उसके लिए भी यहाँ पे कंडीशन रखे गए थे। तो जब फाइनली जब कमेंस किए गए थे तो इंडिया में बॉर्न होना चाहिए, पेरेंट्स या तो इंडिया में बॉर्न होना चाहिए, या फिर जो पर्सन है वो 5 साल पहले, मतलब 1950 को जब कमेंस किए गए थे एटलीस्ट 1945 के पहले से या फिर 1945 से जो है इंडिया में रह रहे होंगे, तब उसको जो है सिटीजनशिप का अधिकार मिलेगा। इंडिया में जो है पार्ट होने का, इंडियन मेंबर बनने का जो है उसको सर्टिफिकेट मिलेगा एज अ सिटीजनशिप, कि वो जो है इंडिया का मेंबर है। तो इनिशियली जब लॉन्च किए गए थे, सिटीजनशिप को स्टार्ट किए गए थे, तब भी वहां पे कंडीशन रखे गए थे। 3 कंडीशन उस समय इंपोज किए गए थे, ध्यान रखना। पहला कंडीशन कि इंडिया में बॉर्न होना चाहिए, दूसरा कंडीशन ये था कि पेरेंट्स जो है इंडिया में बॉर्न हो, और तीसरा कंडीशन ये था कि जो है कोई भी मेंबर अगर इंडिया का पार्ट होना चाह रहे हैं तो 5 साल पहले या फिर 5 साल तक तो इंडिया में रहो, 1950 से पहले का, ऐसा नहीं 1950 के बाद रह रहे हैं, नहीं। तो ये आर्टिकल 5 बोले गए। सेम नेक्स्ट आर्टिकल आओगे वो है आर्टिकल 6। ये जो आर्टिकल 6 है जिसमें से ये बोले गए कि जितने लोग पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट किए हुए हैं वो लोग भी जो है सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आर्टिकल 6 बताता है, क्लियरली डिफाइन किए गए कि हुआ ना। देखो एक्चुअल में क्या हुआ, जब इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 लाए गए थे, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जब लाए गए थे तो इंडिया अलग हो गया, पाकिस्तान यहाँ पे अलग हो गए। लेकिन कुछ पोर्शन, कुछ मेंबर ऐसे रहे हैं जो कि इंडिया लोग पाकिस्तान में चले गए और पाकिस्तान लोग इंडिया में रह गए। तो सपोज करो अगर जो है कोई पाकिस्तानी मेंबर इंडिया में आ गए हैं, माइग्रेट होके आ गए हैं, तो वो लोग क्या सिटीजनशिप ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। और आर्टिकल 6 वही बताते हैं कि कोई पर्सन अगर पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट हो गए हैं तो वो लोग भी जो है यहाँ पे पार्ट हैं। लेकिन एक चीज बस यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर कोई पर्सन इंडियन में पार्ट होना चाह रहा है उस समय, तो या तो उसके पेरेंट्स या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो अनडिवाइडेड, जब इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था उस समय से जो है इंडिया का पार्ट रहे हो। ठीक है, ये सब ईयर वाइज पता चल जाता है। फिर आर्टिकल 7 ये बोलते हैं कि अगर, क्योंकि डिवाइड तो हुआ था तो पाकिस्तानी मेंबर इंडिया में आए थे तो उसका आर्टिकल 6 पढ़ लिए। कुछ पर्सन ऐसे थे जो कि इंडियन मेंबर पाकिस्तान में चले गए जब डिवाइड हुआ था, तो उसके लिए भी यहाँ पे प्रोविजन बनाए गए हैं। माइग्रेट टू पाकिस्तान, अगर कोई पर्सन जो है पाकिस्तान में माइग्रेट हो गए तो वो जो है आर्टिकल 7 के अंदर जो है यहाँ पे फॉल करते हैं। वो लोग भी जो है यहाँ पे पाकिस्तान से जब इंडिया रिटर्न हुए होंगे या फिर पाकिस्तान चले गए होंगे तो वो लोग भी इंडिया का पार्ट हैं, वो लोग भी इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आर्टिकल जो 8 है ये बताता है कि इंडियन अब्रॉड, मतलब कोई पर्सन ऐसे है कि ओरिजिन तो यहाँ पे हुए हैं, बर्थ उसका इंडिया में हुआ है, लेकिन वो लोग जो है बाहर नेशन में रह रहे हैं, दूसरे देश में रह रहे हैं, तो उस भी जो है वो पर्सन भी इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो अप्लाई करेगा, इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगा, लेकिन उसको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के कैटेगरी में रखे जाएंगे। मतलब बल्कि रह रहे हो तो यूएसए में रह रहे हो या फिर कोई XYZ कंट्री में रह रहे हो, है ना, नॉट ओनली यूएसए,
कोई सा भी कंट्री हो, XYZ कंट्री हो, वहां पे भी बल्कि रह रहे हो, लेकिन अगर इंडियन हो या फिर इंडियन बर्थडे हुए हैं, बर्थ जो है इंडिया में हुआ है, तो उसको एक कार्ड मिलेगा जिसको हम लोग पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोलते हैं। इसके बारे में मैं डिटेल में आगे बताऊंगा, है ना। PIO क्या होता है ना, उसके साथ और कई कई यहाँ पे जो है कार्ड मिलते हैं, उस हर एक कार्ड के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब यहाँ तक तो अपने को पूरा ये समझ आ गया कि कैसे जो है सिटीजनशिप यहाँ पे मिले। कुछ और फॉर्म है, टोटल यहाँ पे 5 टाइप्स हैं जिसके थ्रू कोई पर्सन अगर चाहे तो इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। टोटल 5 कैटेगरी होते हैं, लेकिन एक्वायर कर रहे हो, लेकिन हो सकता है उसको टर्मिनेट भी कर दिया जाए, या तो खुद से टर्मिनेट कर दो या तो गवर्नमेंट के द्वारा टर्मिनेट किए जा सकते हैं। क्यों टर्मिनेट किए जाएंगे, कब टर्मिनेट किए जाएंगे, मैं आगे बताता हूं। लेकिन सबसे पहले जो आर्टिकल 9 है, ये आर्टिकल 9 यहाँ पे क्लियरली बोले गए हैं टर्मिनेशन के बारे में, कि कैसे टर्मिनेशन करोगे। वॉलंटरी एक्विजिशन ऑफ फॉरेन सिटीजन, अगर इंडियन मेंबर हो, इंडियन मेंबर हो तो सीधी सी बात है कि सिटीजनशिप इंडिया को होगा। अगर बिना बताए या फिर स्वेच्छा से अगर मान लो किसी XYZ कंट्री का सिटीजनशिप ले लिए, तो इंडिया का सिटीजनशिप जो है ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। ये आर्टिकल 9 में मेंशन किए गए हैं, तो इंडियन सिटीजनशिप यहाँ पे प्रॉपर बैन हो जाएंगे। आर्टिकल 10 यहाँ पे कंटिन्यूएंस का बात करता है कि जो सिटीजनशिप में जितना भी रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं वो पूरा कंटिन्यू रहेगा। कब तक कंटिन्यू रहेगा, जब तक कोई पार्लियामेंट कोई और एडिशनल रूल ना बना दे। उससे पहले जो रूल्स अभी तक चले आ रहे हैं वही रूल्स और रेगुलेशंस चलते रहेंगे। और सिटीजनशिप में जितना भी अमेंडमेंट करना हो गया, कुछ न्यू आर्टिकल्स उसमें ऐड करने हो गए, ये पूरा जो पावर जाएगा वो पार्लियामेंट के पास पावर जाएंगे। ये आर्टिकल 11 क्लियरली इस बात को डिनोट करते हैं, मेंशंस करते हैं कि जितना भी सिटीजनशिप के रेस्पेक्ट में रूल्स बनाना हो, रेगुलेशंस बनाना हो, वो सब जो है पार्लियामेंट के द्वारा किए जाएंगे। अब लॉजिकल सी बात है, यहाँ पे टोटल स्टेट 28 है, टोटल 8 यूनियन टेरिटरी अपने पास। अलग अगर सपोज करो कि सब लोग अगर जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना स्टार्ट कर दें इसी टॉपिक में, सिटीजनशिप के रेस्पेक्ट में जो है अगर हर एक स्टेट रूल बनाना या फिर हर स्टेट को अगर पावर दे दिए जाए कि सिटीजनशिप के रेस्पेक्ट में रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हो, तो हर एक स्टेट जो है ना अपने तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा। अगर मैं दूसरे स्टेट में जाऊंगा तो वहां पे अलग से जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या किए गए कि पार्लियामेंट को डेजिग्नेट किए गए, और पार्लियामेंट को इसलिए डेजिग्नेट किए गए क्योंकि इंडिया जो फॉलो करते हैं ना वो सिंगल सिटीजनशिप को फॉलो करते हैं। तो जब सिंगल सिटीजनशिप को फॉलो करते हैं तो सीधी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे बनाए जाएंगे। ठीक है, तो पार्लियामेंट ही सिटीजनशिप को रूल किए जाते हैं बाई लॉ के द्वारा। तो पार्लियामेंट के पास ये जो है एक्चुअल में पावर होते हैं। तो ब्रॉडली अगर डिफाइन करोगे सिटीजनशिप को, तो टोटल 2 ही टाइप के सिटीजनशिप है जहां से अपने को कवर करना है। 2 ही टाइप के एक्चुअल में सिटीजनशिप मिलता है। एक जो सिटीजनशिप होते हैं ना, पहला जो सिटीजनशिप है उस सिटीजनशिप को हम लोग बोलते हैं, देखो यहाँ पे समझाते हैं। एक जो है यहाँ पे होता है वो है सिटीजन, एक नॉर्मल सिटीजन जैसे कि जितना भी एक्वायर किए होंगे। दूसरे को यहाँ पे बोले जाते हैं वो है एलियन। एलियन और सिटीजन में क्या होता है, सिटीजन सिंपल सा मतलब है कि जैसे कि इंडिया में रह रहे हो तो इंडियन सिटीजनशिप कहलाओगे। लेकिन कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जो कि अदर कंट्री में रह रहे हैं, तो अदर कंट्री में रह रहे हैं ना, तो वो लोग हमारे लिए क्या कहलाएगा, एलियन कहलाएंगे। कैसे, अगर मैं इंडिया का रहवासी हूँ, इंडिया में मैं रहता हूँ, तो इंडिया का मैं सिटीजन कहलाऊंगा। लेकिन बाकी अदर जो देश है ना, तो बाकी अदर देश मेरे लिए क्या कहलाएंगे, एलियन कहलाएंगे, वो सिटीजन नहीं कहलाएंगे। सिटीजन उस जो देश के हैं वो लोग, वो देश के वो सिटीजन है, लेकिन उसके लिए हम लोग एलियन हो जाएंगे। समझ पा रहे हो इस बात को। सिटीजन मतलब क्या होता है, हमारे पास फुल मेंबर है इंडियन स्टेट का, है ना, ओन एलिजियंस है टू इंडिया का। मतलब क्या है कि हम लोग इंडिया के सिटीजन हैं, ये प्रूफ भी होता है। जो एलियन है अदर देश के लोग उसको एलियन बोले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो जो सिटीजनशिप होते हैं ना, तो इसका जैसे कि अगर सिटीजनशिप हमें लेना हो गया या फिर सिटीजनशिप को अपने को लॉस करना हो गया, तो ये हर एक चीज सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग चलता है, ध्यान में रखना। 1955 जो है फर्स्ट टाइम सिटीजनशिप एक्ट यहाँ पे कमेंस किए गए हैं, और उस समय से अभी तक ये सिटीजनशिप चले आ रहे हैं। देखो हालांकि मल्टीपल यहाँ पे अमेंडमेंट हुए, रिसेंटली 2019 में इसको अमेंड किए गए। तो सिटीजन जो होते हैं ना,
उसके लिए चाहे एक्विजिशन करना हो चाहे लॉस करना हो, उसके लिए प्रॉपर 1955 में सिटीजनशिप एक्ट के थ्रू गवर्न किए जाते हैं। लेकिन जो यहाँ पे एलियन होते हैं, तो एलियन पहले बात याद रखना, उसके लिए ऐसा कोई प्रोविजंस तो नहीं है, लेकिन जितना भी सिविल हो गया, पॉलिटिकल राइट हो गए, ये सब चीज ये बैन हो जाते हैं, वो इंजॉय नहीं कर पाते। जैसे कि अगर मैं सिटीजन हूँ, तो सिटीजन हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इंडिया में पॉलिटिकली कंटेस्ट कर सकता हूँ, सिविल अथॉरिटीज यहाँ पे मैं ले सकता हूँ, लेकिन ये एलियन के केसेस में यहाँ पे नहीं होते। लेकिन एलियन भी दो तरीके के होते हैं ना, एक एलियन को बोले जाते हैं वो है फ्रेंडली। फ्रेंडली एलियन का मतलब होता है कि कोई अदर देश है जो कि इंडिया के साथ उसका कोऑर्डिनेशन, इंडिया के साथ जो रिलेशन है बहुत अच्छा है, उसको फ्रेंडली रिलेशन बोलते हैं, फ्रेंडली एलियन बोलते हैं। ऐसे कुछ होते हैं जिसको हम लोग इनेमी एलियन बोलते हैं। क्या होता है इनेमी एलियन? इनेमी एलियन का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा यहाँ पे वार होते ही रहता है ना, जो कंटेंशन होते हैं, जो टेंस यहाँ पे बने रहते हैं, वो जो है क्या कहलाते हैं, इनेमी एलियंस यहाँ पे कहलाए जाते हैं। ये जो टॉपिक लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितना भी सिटीजन्स के कैटेगरी में फॉल करते हैं वो सब लोग जो है यहाँ पे आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 और हाँ 30 तक है ना, टोटल ये 5 आर्टिकल्स हैं जिसको एक्सक्लूसिवली इंडियन को यहाँ पे दिए गए, इंडियन सिटीजनशिप को ही दिए गए, सिटीजन को दिए गए। इसके अलावा जितना भी राइट्स हैं, जितना भी राइट्स, कोई भी यहाँ पे आर्टिकल ले लो, सब जो है इंडियन और एलियन, सॉरी सिटीजन और एलियन दोनों को यहाँ पे दिए हुए हैं। सिटीजन और एलियन दोनों को राइट दिए गए हैं, लेकिन कुछ आर्टिकल्स है, टोटल यहाँ पे 5 ही आर्टिकल्स देखने को मिलेगा जो केवल और केवल सिटीजन को ही मिले हुए हैं। कौन कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, यही आर्टिकल हैं जो केवल और केवल यहाँ पे सिटीजन को ही दिए हुए हैं। तो जो सिटीजन जो चलते हैं ना, जो अभी हम लोग सिटीजनशिप का बात कर रहे हैं, तो जितना भी सिटीजनशिप के रेस्पेक्ट में कि कैसे उसको जो है एक्वायर करना है, किस तरीके से टर्मिनेशन करना है, क्या इसका टर्म्स एंड कंडीशन है, हर एक चीज, मतलब बोलने का मतलब ये है कि सिटीजनशिप को रन करना है तो उसके लिए एक रूल्स बनाया गया है, वो है सिटीजनशिप एक्ट 1955, और यही 1955 के थ्रू जो है हर एक चीज को गवर्न किए जाते हैं। ठीक है, इसको जो है कमेंस किए गए 1950, मतलब ये बोले गए कि इस एक्ट के थ्रू टोटल यहाँ पे 5 तरीका है जिसके थ्रू हम लोग एक्विजिशन कर सकते हैं। मतलब जैसे कि अगर मैं इंडिया का मेंबर बनना चाहता हूँ तो टोटल 5 तरीके हैं, और इन 5 तरीके के थ्रू जो है इंडियन मेंबर बन सकते हो। लेकिन सपोज करो कि अगर मैं लॉस करना चाह रहा हूँ कि मैं देश छोड़ के मैं दूसरा देश जाना चाह रहा हूँ, मेरे को इंडिया का सिटीजनशिप नहीं चाहिए, मतलब लॉस अगर करना है तो टोटल 3 तरीका है जिसके थ्रू जो है ये लॉस हो जाता है। एक्वायर करना टफ है, लॉस करना तो बहुत ईजी है। लॉस करना जो है एक मेन जो तरीका क्या होता है कि सीधा जो है डायरेक्टली फॉरेन जो कंट्री है वहां के कंट्री का सिटीजनशिप एक्वायर कर लो, तो ऑटोमेटिकली लॉस हो जाएगा। लेकिन एक्विजिशन अगर करना है तो मल्टीपल यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होते हैं। 5 तरीके हैं जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे इसको एक्विजिशन कर सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे बहुत मल्टीपल टाइम्स अमेंड किए गए, लाए गए थे 1955 में, लेकिन इसको 1957 हो गया, 1960, 1985, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और रिसेंटली इसको अमेंड किए गए थे वो है 2019। तो मल्टीपल टाइम्स इसको जो है अमेंड किए गए हैं। कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप यहाँ पे रिमूव कर दिए गए हैं, ये तो सबको पता होगा आई थिंक। तो अभी जो है रिसेंटली डिस्कस किए थे कि अगर एक्विजिशन करना है तो एक्विजिशन करने के लिए टोटल 5 वेज हैं। कौन कौन से 5 वेज हैं ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी के बेस में तो क्वेश्चंस पूछते हैं कि एक्चुअल में कौन कौन से ऐसे 5 बेसिस हैं जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे एक्वायर करते हैं। सबसे पहला जो बेसिस आता है वो है बाय बर्थ के रेस्पेक्ट में। इस सेक्शन 3 में लिखा हुआ है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 में सेक्शन 3 के अंदर कि अगर लेना है, अगर एक्विजिशन लेना है तो बाई बर्थ के रेस्पेक्ट में एक्विजिशन ले सकते हैं। इसमें क्या बोले गए हैं कि अगर बर्थ हुआ है, समझ पा रहे हो क्या, अगर जो है 1950 से 1987 के बीच अगर बर्थ हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे पेरेंट्स हो चाहे बच्चे हो, बच्चे तो नहीं आएगा उसमें है ना, इरेस्पेक्टिव ऑफ पेरेंट्स, चाहे उसके मदर हो चाहे उसके फादर हो। अगर बर्थ जो हुआ है
1950 से 1987 के बीच अगर बर्थ है तो ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। लेकिन अगर 1987 से 2004 के बीच अगर बर्थ हुआ है ना, तो एटलीस्ट वन पेरेंट्स को जो है इंडियन होना कंपलसरी है। ध्यान रखना इस चीज को, अगर 1950 से 1987 के बीच में अगर बर्थ है तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अगर 1987 से 2004 के बीच है तो एटलीस्ट चाहे मदर हो चाहे फादर हो, उसको जो है इंडियन मेंबर होना कंपलसरी है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे क्लियरली बोले गए हैं। लेकिन आफ्टर 3 दिसंबर 2004 बोथ पेरेंट्स जो है सिटीजनशिप होना चाहिए, ये मतलब इंडियन होना चाहिए। कब का बात कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर 2004 के बाद है ना, 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर जन्म हुए हैं, अगर या फिर 2004 के बाद जो है एक्विजिशन लेना है, तो एटलीस्ट कहाँ यहाँ पे दोनों पेरेंट्स को तो सिटीजनशिप होना ही चाहिए, इंडियन होना चाहिए, या तो वन सिटीजन या फिर अदर नॉट, ये जो है इलीगल माइग्रेंट, ये कंसीडर यहाँ पे नहीं किए जाएंगे। अदर नॉट इलीगल माइग्रेंट, या तो एक सिटीजनशिप होना चाहिए, लेकिन अदर जो रहेंगे चाहे वो मदर हो सकते हैं या फिर फादर हो सकते हैं, लेकिन इलीगल माइग्रेंट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इसमें कुछ का एक्सक्लूजन भी दिए गए, जैसे कि जो फॉरेन डिप्लोमेट के बच्चे हो गए, इनेमी एलियन के बच्चे हो गए, इसको एक्सक्लूड किए गए है ना, ये तो इसको तो हटा ही दो। लेकिन ये टोटल यहाँ पे 3 कैटेगरी है। बर्थ के प्लेस में जो है, बर्थ के बेसिस में अगर एक्वायर करना है तो 3 कैटेगरी है, 3 कैटेगरी के थ्रू जो है बर्थ के बेसिस में अप्लाई कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, अगला जो आता है वो है बाई डेसेंट। डेसेंट मतलब अपने जो पूर्वजों के बेसिस में अप्लाई कर सकते हैं। कैसे पूर्वजों के बेसिस में, कि बॉर्न आउटसाइड इन इंडिया, अगर बाहर देश बॉर्न हुए, और लॉजिकल सी बात है भाई, अगर जो है इंडिया का 8 प्रेजेंट अगर एक्वायर करोगे तो कोई बाहर कंट्री के ही होंगे जो मोस्टली यहाँ पे एक्वायर करेंगे। तो डेसेंट के बेस में कैसे ले सकते हो, ये सेक्शन 4 में क्लियरली मेंशन किए हुए कि अगर 1950 से 92 के बीच अगर फॉल कर रहे हो तो यहाँ पे एटलीस्ट जो है फादर को इंडियन होना कंपलसरी है। आफ्टर 1992 या तो फादर यहाँ पे इंडियन हो या तो मदर इंडियन हो, लेकिन आफ्टर 2004 मस्ट रजिस्टर बर्थ एज इंडियन कॉन्सुलेट विद इन 1 ईयर। तो यहाँ पे रजिस्टर होना कंपलसरी बताया गया, मतलब 1 साल के अंदर यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। ये डेसेंट के बेसिस में है। एक और तरीका यहाँ पे है जो रजिस्ट्रेशन के बेसिस में होता है, सेक्शंस 5 में मेंशंस किए गए हैं। ये जो है फॉर नॉन इलीगल माइग्रेंट है ना। पहली बात तो कोई इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, किसी की बेसिस में ले लो। ओथ ऑफ एलिजियंस या फिर रेसिडेंट फॉर 7 ईयर, अगर इंडिया में आए हो, इलीगल नहीं है ना, लीगल तरीके से इंडिया में इंटर किए हो और 7 साल इंडिया में रहे हो, तो क्लियरली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो फॉर द बेसिस ऑफ ओथ ऑफ एलिजियंस, मतलब ओथ लेके या फिर रजिस्ट्रेशन के रेस्पेक्ट से जो है अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक जो यहाँ पे कोट दिए गए वो है 7 ईयर। 7 ईयर जो है इंडिया में रहे होंगे तब, अब उसका भी वहां पे प्रूफ दिखाना पड़ता है। फोर्थ जो टाइप है जिसके थ्रू यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, इंडिया सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हो, वह है नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस। नेचुरलाइजेशन जो है ये आर्टिकल 6 में क्लियरली मेंशन किए गए कि या तो जो है 12 साल इंडिया में रहो, 12 साल यहाँ पे इंडिया में रहना पड़ेगा, गुड कैरेक्टर यहाँ पे होना चाहिए। जो 8 शेड्यूल में जो टोटल यहाँ पे 22 लैंग्वेज डिफाइन किए गए हैं, उसमें से एटलीस्ट एक लैंग्वेज का तो नॉलेज होना ही होना चाहिए, तब जो है सिटीजनशिप मिलेगा। फिर अदर कंट्री, अगर इंडिया में आ रहे हो तो जितने भी बाहर के देश का जो सिटीजनशिप है वो सब सिटीजनशिप को यहाँ पे छोड़ के आना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया जो फॉलो करते हैं ना वो सिंगल सिटीजनशिप को फॉलो करते हैं। और अगर अभी तो बात की है कि अगर बाहर देश का सिटीजनशिप रखोगे तो इंडिया का सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेशन हो जाते हैं। तो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे ले सकते हो सिटीजनशिप, लेकिन 12 साल यहाँ पे रहना पड़ेगा, और ये कुछ कंडीशन है जिसके थ्रू यहाँ पे सिटीजनशिप एक्वायर किए जा सकते हैं। लास्ट जो है वो आता है वो इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, मतलब होता क्या है कि जैसे इंडिया यहाँ पे है, अब ये इंडिया चाह रहा है कि भाई कोई बाहर के देश है, बाहर के देश का ये इतना पार्ट है, इतना पार्ट को इंडिया में मर्ज कर लेते हैं, तो यहाँ पे जितना भी लोग रह रहे हैं ना, ये ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप बन जाएंगे इंडिया का, ये ऑटोमेटिकली इंडिया का ही सिटीजनशिप बन जाएगा। जैसे कि एग्जांपल पुंडुचेरी ऑर्डर हो गया,
तो पुडुचेरी में क्या हुआ था, इंडियन जो टेरिटरी है और जो इंडिया गवर्नमेंट है वो पुडुचेरी जो टेरिटरी उसको एक्वायर किए थे, कैप्चर किए थे। तो वहां पे जितना भी लोग रहे वो तो ऑटोमेटिकली बन गए ना, इंडिया का ही पार्ट बन गए। तो ये रूल्स यहाँ पे बोले गए हैं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी जो 5 नंबर है, 5 नंबर में क्लियरली मेंशन किए हुए हैं कि भाई अगर कोई अदर टेरिटरी इंडिया में एक्वायर होता है तो ऑटोमेटिकली वहां के लोग जो है इंडियन बन जाते हैं, इंडियन सिटीजनशिप बन जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो अभी तक तो टोटल बात किए थे वह है कि कैसे जो है एक्वायर कर सकते हो। अब बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम्स हो रहे क्या? आई थिंक हर एक पॉइंट जो है समझ आ रहा होगा क्योंकि डिटेल के साथ यहाँ पे कवर किए, कोई इश्यू यहाँ पे नहीं होगा। अब यहां तक तो देखे हैं जिसमें से टोटल 5 वे थे, है ना, सिटीजनशिप अगर एक्वायर करना है तो टोटल यहाँ पे 5 वेज थे। लेकिन लॉस भी तो कर सकते हो, जैसे कि नहीं हमें छोड़ के जाना है, हम दूसरा देश जाएंगे, मतलब लॉस अगर करना है तो टोटल 3 तरीके हैं, 3 तरीके के थ्रू जो है इस सिटीजनशिप को लॉस कर सकते हो। पहला तरीका होता है वो है रिनाउंसिएशन। रिनाउंसिएशन का मतलब है कि वॉलंटरी जो है डिक्लेयर कर दो कि भाई हम नहीं चाहिए, हम जो है अगले देश में जा रहे हैं, हम इंडिया में नहीं रहने, ये हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे सिटीजन इन आफ्टर, हाँ ये सब यहाँ पे बताए गए हैं कि अगर वॉलंटरी डिक्लेरेशन कर रहे हो, वॉलंटरी डिक्लेरेशन का मतलब है कि प्रॉपर जो है फॉर्म फिलअप कर रहे हो कि हम जो है इंडिया का सिटीजन को यहाँ पे त्याग रहे हैं, तो त्याग सकते हो, है ना। लेकिन अगर मान लो ये त्यागने वाले जो त्याग दे रहे हैं, इंडियन सिटीजनशिप को लॉस कर रहे हैं, सपोज करो उसका कोई चिल्ड्रेन है, ठीक है, तो चिल्ड्रेन है तो पेरेंट के साथ चला जाएगा, जहां पे रह रहे हैं वहां पे चला जाएंगे। लेकिन अगर वो जो चिल्ड्रेन है 18 प्लस हो जाते हैं तो उसके पास एक और चांस होता है कि दोबारा जो है इंडिया में मर्ज हो सकता है ना, क्योंकि 18 प्लस यहाँ पे यंग कंसीडर किए जाते हैं, वोटिंग का यहाँ पे अधिकार हो जाते हैं इंडिया में, तो उसके पास जो है यहाँ पे है, उसके पास जो राइट्स हैं कि दोबारा जो अगर चाहे तो 18 साल होने के बाद जो है ये ज्वाइन हो सकता है इंडिया। तो पहला तो रिनाउंसिएशन बेसिस में। सेकेंड जो आता है वो है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब है कि फॉरेन सिटीजनशिप अगर लोगे तो सीधी सी बात है इसको टर्मिनेट किए जाएंगे, इंडिया की तरफ से टर्मिनेट हो जाएगा। थर्ड जो यहाँ पे सिटीजनशिप लॉस का तरीका है कि डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन का मतलब ये है कि कोई पर्सन जैसे कि फ्रॉड में इंगेज हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन के रेस्पेक्ट में जो है डिसरॉयल्टी दिखा रहे हो, इनेमी जब हम लोग जैसे कि युद्ध हो रहा है तो युद्ध में अगर ट्रेडिंग यहाँ पे कर रहे हो इनेमी नेशन के साथ, पता ना, जैसे कि अगर पाकिस्तान के साथ अगर युद्ध हो गया तो पाकिस्तान के साथ अगर ट्रेड करोगे तो वहां से भी ये लॉस कर देंगे। इम्प्रिजन हुए होंगे 2 साल या फिर 5 साल, विद इन 5 ईयर, है ना। अगर सपोज करो कि एक्वायर कर लिए, एक्वायर करने के बाद 2 साल या फिर 5 साल, 2 से 5 साल के बीच में अगर जेल चले गए, मतलब वो भी एक लॉस का रीजन बनता है। कंटिन्यूअसली अगर 7 साल जो है देश के बाहर रह रहे हो तब भी जो है इंडियन सिटीजनशिप लॉस हो जाएंगे। ये ग्राउंड को याद रखना, यहाँ से मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, बहुत ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉस वाला, और स्पेशली डेप्रीवेशन में ये कुछ यहाँ पे टाइप्स हैं जिसके थ्रू यहाँ पे डेप्रीवेशन होता है। लेकिन एजम्पशन है, एजम्पशन ये है कि अगर स्टूडेंट हो तो भाई स्टूडेंट को तो बाहर रहना पड़ेगा 5 साल 7 साल, ये तो लॉजिकल सी बात है, स्टूडेंट रह सकते हैं क्योंकि वो पढ़ाई कर रहे हैं। गवर्नमेंट इंप्लॉय हो गए क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा ही उस इंप्लॉय को भेजे जाते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मेंबर हो गए, रजिस्टर्ड एज अ कॉन्सुलेट हो गए, तो कुछ यहाँ पे एग्जाम्पशंस हैं। इस एग्जाम्पशंस के थ्रू यहाँ पे बोल सकते हो कि भाई हम लोग जो है इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो हम लोग 7 साल से ज्यादा भी रह सकते हैं, कंटिन्यू 7 साल से ज्यादा रह सकते हैं। तो 3 कैटेगरी यहाँ पे समझ आ गया, कैसे लॉस किए जाते हैं वो भी समझ आ गए, और किस तरीके से एक्वायर किए जाते हैं ये भी समझ आ गया। अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग कवर करते हैं, इसलिए कवर इसको करना जरूरी है क्योंकि देखो सिटीजनशिप एक्ट क्योंकि रिसेंटली अमेंड हुए हैं इसलिए सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है 2019 का, इसमें क्या बोले गए हैं कि इलीगल माइग्रेंट का डेफिनेशन इसमें क्लियरली मेंशन किए गए। कौन होंगे इलीगल माइग्रेंट? इलीगल माइग्रेंट का मतलब यह है कि कोई फॉरेनर होना चाहिए जो कि इलीगली माइग्रेट हो रहे हैं इंडिया, मतलब इंटर कर रहे हैं इंडिया में विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ, या फिर ओवर स्टे कर रहे बियॉन्ड परमिट टाइम, जैसे कि इंडिया का वीजा लेके आए हो
वीजा लिए हो तो इस वीजा में मान लो अगर 2 मंथ का टाइम दिए कि 2 मंथ इंडिया में रह सकते हो, लेकिन ये पर्सन क्या कर रहा है, 3 मंथ हो गया, 4 मंथ हो गया, मतलब 2 मंथ से ज्यादा रह रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, इसको इलीगल माइग्रेंट कंसीडर किए जाएंगे। और जो इलीगल माइग्रेंट होते हैं ना, ये एलिजिबल नहीं होते इंडियन सिटीजनशिप के लिए। मैं तो पहले से इस चीज को बोलते ही आ रहा हूँ कि इलीगल नहीं होना चाहिए, लीगल तरीके से वैलिड डॉक्यूमेंट है तभी इंडिया में इंटर करो, वो ज्यादा यहाँ पे सुटेबल होते हैं, है ना। तो ये सब जो लॉजिक्स हैं, लॉजिक्स को याद रखना, है ना, भूलना नहीं है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, इस एक्ट के थ्रू जब अमेंड किए गए तो ये बताए गए थे कि जितना भी यहाँ पे परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं, माइनर परसिक्यूटेड मतलब जब इंडिया अनडिवाइडेड थे या फिर उसके साथ हिस्ट्री में जाओगे तो बहुत ज्यादा भेदभाव हुए हैं, बहुत ज्यादा उसको डिप्रेस कर दिए, जैसे कि हिंदू हो गया, सिख हो गए, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन हो गए, और कोई अदर कंट्री है, जैसे कि अदर कंट्री फॉर्म कर लिए, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो इसमें ये बोले गए हैं और इसमें कंडीशन रखे गए हैं कि अगर 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर इंडिया में इंटर किए हो तो भी इंडिया सिटीजनशिप कहलाएंगे। और ये जो 31 दिसंबर 2014 जो है, ये केवल और केवल 3 ही कंट्री के लिए अप्लाई होता है, ध्यान में रखना, सब कंट्री का बात नहीं होता। पहला अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये 3 ही कंट्री के लिए ये सब चीज यहाँ पे अप्लाई होता है। और ये इस एक्ट के थ्रू अगर बहुत ज्यादा परसुकेट किए होंगे तो अभी फ्रीक्वेंसी कितना रहे हैं, 11 साल, उस 11 साल को यहाँ पे रिड्यूस करके 5 साल कर दिया, और इन्हीं नेशंस को ही अप्लाई होता है, सबको नहीं। कुछ ऐसे एरिया हैं जिसको एक्सक्लूड भी यहाँ पे किए गए हैं, जैसे कि ट्राइबल एरिया हो गया 6 शेड्यूल का, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इसको यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा राइट दिए गए हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पे ऑटोनॉमी दिए गए हैं। क्यों ऑटोनॉमी दिए गए, क्योंकि ट्राइबल्स एरिया है, ठीक है, ट्राइबल्स एरिया है। उसके साथ यहाँ पे इनर लाइन परमिट एरिया यहाँ पे भी डिफाइन किए गए। इनर लाइन परमिट एरिया मतलब क्या है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली रेगुलेट किए जाते हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड हो गए। तो एंट्री रिस्ट्रिक्टेड टू प्रोटेक्टेड इंडिजिनियस कल्चर एंड डेमोग्राफी, यहाँ पे स्ट्रिक्टली यहाँ पे एंट्री बैन किए जाते हैं। क्यों बैन किए जाते हैं, अगर वहां पे सब लोग चले गए ना तो उसका जो कल्चर है, उसका जो डेमोग्राफी है, उसमें बहुत ज्यादा निगेटिवली इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है इन सबको प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं। अब बताते हैं कि एक्चुअल में 3 तरीके के पर्सन यहाँ पे देखने को मिलता है जो कार्ड होल्डर होते हैं। पहले को बोले जाते हैं एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडियन। सेकेंड को बोले जाते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीआईओ। और एक होते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, कार्ड होल्डर जो होते हैं। बताओ, अब जो है ये 3 टॉपिक को अपने को प्रिपेयर करना है। देखो, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या होता है। मीनिंग पता रहेगा तो बाकी सब चीज जो है ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। डेफिनेशन ये बोलते हैं, अगर एनआरआई हो, नॉन रेसिडेंट इंडिया हो, तो इंडिया सिटीजनशिप, रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, होल्डिंग इंडियन पासपोर्ट। अगर वैलिड इंडिया का पासपोर्ट है लेकिन जो है बाहर देश में रह रहे हो तो उसको एनआरआई बोले जाते हैं, एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडियन। फिर उसके बाद आता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन हुज एंसेस्टर वर ऑफ इंडियन नेशनलिटी एंड करेंट होल्ड फॉरेन सिटीजनशिप। मतलब क्या है कि जैसे कि मैं हूं, अगर मैं जो है बाहर देश में रह रहा हूं लेकिन मेरे जो पेरेंट्स हैं या फिर मेरे जो एंसेस्टर हैं, जो पूर्वज हैं, वो इंडियन ओरिजिन है, इंडियन कार्ड होल्डर है, तो मैं क्या कहलाऊंगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाऊंगा, है ना। बल्कि मैं बाहर देश में रह रहा हूं लेकिन मेरा जो ओरिजिन है वो इंडिया में हुआ है। फिर होते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, रजिस्टर, इसको जो है 1955 में रजिस्टर किए जाते हैं। और ये एक्चुअल में क्या होता है कि ऐसे पर्सन्स होते हैं जो इंडिया में पूरा विजिट कर सकते हैं, कोई वीजा की उसको जरूरत नहीं होता, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। वीजा रिक्वायरमेंट के बारे में अगर देखोगे तो एनआरआई में कोई वीजा रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होता। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को वीजा रिक्वायर फॉर एंट्री इनटू इंडिया यहाँ पे रिक्वायर होता है, पीआईओ को। और ओवरसीज सिटीजन ये तो पूरा फ्रीली है। जो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया है ना, तो नॉर्मल जो इंडियन मेंबर होते हैं ना, वैसी तरीके से इसको ट्रीट किए जाते हैं। बाकी एनआरआई में देखोगे तो 180 डेज यहाँ पे स्टे जो है यहाँ पे बोले गए कि नॉट रिक्वायर अनलेस स्टे एक्सिस 180। अगर 180 डेज से कम रह रहे तो उतना वीजा का रिक्वायरमेंट नहीं होता।
लेकिन अगर ज्यादा रह रहे हो तो वहां पे वीजा रिक्वायर होता है। सेम लॉजिक यहाँ पे PIO में भी अप्लाई होता है। नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर विथ ए पुलिस अथॉरिटी, है ना। बाकी जैसे कि अगर फॉरेन है तो उसको पुलिस अथॉरिटी में जाके बताना पड़ता है कि भाई हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ का मेंबर है, मतलब वीजा लेके यहाँ इंडिया में इंटर के, मतलब थोड़ा सा उसको इन्फॉर्म करना पड़ता है। लेकिन जो OCI है, जो ओरिजिन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, उसको जो है उतना ज्यादा नहीं है ना, थोड़ा सा इजी पड़ जाते हैं। बेनिफिट के अगर बारे में बात करोगे, सबको बेनिफिट यहाँ पे मिला है। एक्टिविटी इन इंडिया, ये जो है मेन थिंग है कि अगर NRI हो तो जितना भी एक्टिविटी इंडिया में होते हैं वो सब ऑब्टेन किए जा सकते हो। PIO है, ये थोड़ा सा वीजा के रेस्पेक्ट में इसको दिए जाते हैं, जो वीजा में जो एक्टिविटी मेंशन की है वही एक्टिविटी है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हर एक एक्टिविटी को यहाँ पे जो है परफॉर्म कर सकते हैं, एक्सेप्ट यहाँ पे रिसर्च। अगर रिसर्च करना है भाई तो प्रॉपर यहाँ पे क्या लगेगा, परमिशन यहाँ पे लगेगा। सिटीजनशिप एलिजिबिलिटी की अगर बात करोगे तो इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए नॉन रेसिडेंट इंडियन के रेस्पेक्ट में। अगर PIO हो तो यहाँ पे एटलीस्ट 7 ईयर पहले रह रहे हो इंडिया में, तब यहाँ इसको अप्लाई कर सकते हो। ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। और OCI के बारे में अगर देखोगे तो आफ्टर 5 ईयर इन OCI एंड 12 मंथ रेसिडेंट, ये जो है एलिजिबल हो जाते हैं इंडियन सिटीजन के लिए। तो आई होप एक टेबल में जो है हर एक चीज समझ आ गया होगा कि एक्चुअल में क्या इन तीनों में डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, अब सीधा फाइनली इंटर करते हैं अपना PYQ की तरफ। लेकिन PYQ को कवर करने से पहले थोड़ा सा इसका कैंसिलेशन देख लेते हैं OCI का, है ना, जो है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो वही बताया कि फ्रॉड के रेस्पेक्ट में ये हो सकता है, अगर क्रिमिनल के कंटेक्स्ट में है, जैसे कि अगर OCI कार्ड ले लिए 2 से या फिर उससे ज्यादा का, अगर 2 साल या फिर उससे ज्यादा का अगर इम्प्रिजनमेंट हो रहा है तो यहाँ पे चले जाओगे। नेशनल सिक्योरिटी में अगर थ्रेट पहुंचा रहे हो तो यहाँ पे कैंसिल किए जा सकते हैं। लीगल वायोलेशन कर रहे हो या फिर सेफ गार्ड कर रहे हो, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, मतलब जो OCI होल्डर मस्ट बी गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी फॉर बीइंग हियर्ड, इंश्योर फेयर प्रोसीजर बिफोर कैंसिलेशन। वो ये बोल रहा है कि भाई सेफ गार्ड यहाँ पे दिए जाते हैं, लेकिन अगर वॉलंटरी बेसिस में अगर हटना है, कैंसिलेशन करना है तो कैंसिल हो जाता है ना, कोई यहाँ पे इशू नहीं है। चलो थोड़ा सा यहाँ पे अपना क्रिटिकल एनालिसिस कर लेते हैं कि अभी तक पढ़े हैं, समझ आया कि नहीं आया। पहला क्वेश्चन, चलो स्टार्ट। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इजी है ना, टफ नहीं जाएगा उतना। ये बहुत आराम से इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। अभी 2018 के ये PYQ हैं, इसको पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है, एक बार वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद ट्राई करना कि करेक्ट आंसर पहुंच जाए, करेक्ट आंसर आ जाए। पहला क्वेश्चन ये है कि द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड द USA आर डिफरेंट इन ऑल द फॉलोइंग रेस्पेक्ट। किसके रेस्पेक्ट में? इसको मैं क्लियरली के साथ स्पेशली USA का एग्जाम्पल दे के बताया हूं। बताओ तो इसका करेक्ट आंसर। ये डुअल गवर्नमेंट के रेस्पेक्ट में आता है, डुअल गवर्नमेंट यहाँ पे फॉलो होता है ना। देखो स्टेट इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन अपर हाउस हो गया, ये सब गलत है। डुअल सिटीजनशिप ये भी नहीं है। अपने को क्या बोले गए हैं? डिफरेंट इन ऑल फॉलोइंग रेस्पेक्ट एक्सेप्ट। भाई डुअल गवर्नमेंट यहाँ पे क्या बोलते हैं? जिसमें से यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट हो और सेंट्रल गवर्नमेंट हो, मतलब अलग अलग गवर्नमेंट है। लेकिन ये गवर्नमेंट फॉलो होता है कि यूएसए में फॉलो नहीं होता, ये इंडिया में बस फॉलो होता है। इंडिया में बस इसको फॉलो किए जाते हैं, वहां पे फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो इसलिए 4 ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला, इसलिए मैं देखो एक और डाउट हो रहा हो कि इसको डिटेल में क्यों नहीं समझा रहे। डिटेल में इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि अभी तो पूरा क्लास को ही कवर किए हैं, तो और अगर इसको मैं बताऊंगा तो फिर से उसी चीज को रिपीट करेंगे, उसी चीज को बस यहाँ पे रिपीट करेंगे, नथिंग एल्स। इसलिए जो है थोड़ा सा मैं इसको टिक लगा के थोड़ा सा बस एक्सप्लेन करता हूँ, आगे बढ़ जाते हैं। अब इस क्वेश्चन को बताओ, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर करो कौन सा स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल करेक्ट है। पहला बोले गए हैं कि देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड दी वन डोमिसाइल, बिल्कुल सही है। अ सिटीजनशिप बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ स्टेट, नहीं, बर्थ के बेसिस में नहीं, कई तरीके यहाँ पे बताए गए, कई तरीके यहाँ पे बताए गए हैं, अभी तो डिस्कस किए थे।
थर्ड ऑप्शन है कि अ फॉरेनर वंस ग्रांटेड सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। भाई इवन अगर सिटीजन हो ना, प्रॉपर इंडियन सिटीजनशिप, इसको भी यहाँ पे टर्मिनेशन कर दिए जाते हैं। तो ये तो बात कर रहे हैं अदर नेशन का, फॉरेनर का बात कर रहे हैं, हटाओ इसको। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ए हो जाएगा, ठीक है। ये जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 2018 में सिविल सर्विस प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, बताओ इसका करेक्ट आंसर। पहला ऑप्शन ये बोले गए कि आधार कार्ड कैन बी यूज एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजन और डोमिसाइल, गलत है। ये तो क्लियरली आधार कार्ड में ही मेंशन किए जाते हैं कि इसको जो है सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं बताना है, और न ही वो डोमिसाइल के लिए प्रूफ यहाँ पे एडमिट करते हैं, गलत है। अब ये तो प्रॉपर जो है आधार कार्ड में लिखा हुआ होता है, बैक साइड को देखना, बैक साइड में प्रॉपर मेंशन किए हुए हैं कि इसको प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप एक्सेप्ट नहीं करना है। सेकेंड ऑप्शन है कि वंस इशूड आधार कार्ड कैन नॉट बी डीएक्टिवेटेड और ओमिटेड बाय द इशू, आधार कार्ड जो है डीएक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। ये तो नहीं बोले गए हैं, गलत है, दोनों ऑप्शन गलत है, नीदर 1 और 2, मतलब डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। फिर 4 क्वेश्चन 2005 में पूछे गए थे। आर्टिकल 371A एंड आर्टिकल 371 वाज, अच्छा वो सेम हो गए क्या, अच्छा आई है, ठीक है। वर इंसर्टेड टू मीट रीजनल डिमांड ऑफ वेरियस स्टेट, सही है क्या, बिल्कुल सही है। सेकेंड को देखोगे तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द यूएसए इनविसेस डुअल पॉलिटी बट सिंगल सिटीजनशिप, गलत बात है। यूएसए देख लो, यूएसए जो है डुअल सिटीजनशिप को फॉलो करता है, सिंगल सिटीजनशिप नहीं। थर्ड ऑप्शन है कि अ नेचुरलाइज्ड सिटीजन ऑफ इंडिया कैन नेवर बी डिप्लॉयड, डिप्लॉय हो सकता है भाई, डिप्लॉयड हो सकता है, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट होगा, एक ही ऑप्शन करेक्ट है। आई होप समझ आया होगा क्वेश्चन, है ना। पूरा ये क्लास को फिनिश कर लिए, डिटेल के साथ कवर किए। कोई भी क्वेरी है व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, हैव अ ग्रेट डे।